Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors. I hope आपका आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अच्छा गया हो। तो समय नहीं है वेस्ट करने के लिए हमारे पास, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो है हिस्ट्री सिविक्स का और वो एग्जाम है आपका थर्सडे को। पहले क्लियर हो जाना, थर्सडे को एग्जाम है जो कि है 28 अप्रैल। ओके, पहले बार डेट क्लियर है आप लोगों को, थर्सडे को जाना है 28 अप्रैल हिस्ट्री सिविक्स एग्जाम है। पर देखते हैं जो बोर्ड ने जो नया सिलेबस दिया है वो सिलेबस क्या है। तो सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है जो आपको पढ़ना है, एक प्रेसिडेंट पढ़ना है, दूसरा आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है आपको प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ आता है। तो ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का है। अभी जुडिशियरी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स में आपका सेशन कोर्ट हो गया, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, जज कोर्ट, और लास्ट आपको लोक अदालत पढ़ना है। ये आपका सिलेबस हो गया सिविक्स के लिए। अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का सिलेबस पे आते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का सिलेबस में है आपका, इसमें है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये रहा। विच चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या पढ़ना वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फैसिज्म, नाजिज्म को सिमिलैरिटीज पर जानना है, सिर्फ सिमिलैरिटीज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या पढ़ना है, कॉजेस, ये रहा, पहला कॉज, दूसरा कॉज, तीसरा, ये चौथा और 5 कॉज। सिर्फ 5 कॉज में आपको वर्ल्ड वॉर खत्म करना है, बस कॉज, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है वो सब कुछ नहीं, सिर्फ कॉज पढ़ना है, 5 कॉज पढ़ना है। तो यूनाइटेड नेशन में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें कॉम्पोजिशन एंड एनी 4 फंक्शंस, कोई भी 4 फंक्शंस आपको पढ़ना है। किसका किसका, जनरल असेंबली पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस 3 के अलावा जो भी बाकी है ना उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन इसका मेंबर्स होता है, दूसरा इसमें 4 फंक्शंस। फिर मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन में भी सिर्फ यूनिसेफ को पढ़ना है, दूसरा में WHO, तीसरा में यूनेस्को, और इसका भी एनी 4 फंक्शंस ओनली, कोई भी 4 फंक्शंस याद कर लो काम हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, मीनिंग क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो लोग आर्किटेक्ट्स थे नाम के, जो कि 3 पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट नासिर और जोसेफ ब्रोज टीटो। क्लियर है? ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का आपको कंप्लीट सिलेबस हो गया सेमेस्टर 2 के हिसाब से। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना कॉपी में इसको मार्क कर लेना। और एक बार सिविक्स का में भी आते हैं। तो सिविक्स का में भी आपको क्या पढ़ना है, पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट का ये सब पढ़ना है, इसका क्वालिफिकेशन, कौन कौन इलेक्ट करता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, कितना साल का ऑफिस है और कैसे हटाया जाता है, इम्पीचमेंट। और पावर्स पे भी सारा पावर्स नहीं, सिर्फ 4 पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, डिस्क्रिशनरी और इमरजेंसी, बस। वाइस प्रेसिडेंट में आपको क्वालिफिकेशन उसका और टर्म्स ऑफ ऑफिस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या क्वालिफिकेशन और क्या टर्म ऑफ ऑफिस है। फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आते हैं। तो उसमें क्या है आपका अपॉइंटमेंट वो लोग का कैसा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनाया जाता है, उसका टेन्योर क्या है, कितना साल के लिए होता है, पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का, पोजीशन ऑफ पावर, पावर तो पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, जैसे कलेक्टिवली वो लोग पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए, और इंडिविजुअली वो लोग किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज आपको जानना है, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। क्लियर? ये आपको प्राइम मिनिस्टर में। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में भी सेम कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन हो गया जजेस का, कैसे अपॉइंट होता है, उनका जुरिस्डिक्शंस एंड फंक्शंस, मतलब कितना पावर, क्या पावर है उनका और किस कहाँ तक उनका पावर है, वही तो जुरिस्डिक्शन, लिमिट ऑफ देयर पावर्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और रिट्स, जो रिट्स वो इश्यू करता है। हाई कोर्ट में सिर्फ कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई उसका जुरिस्डिक्शन सब आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या कॉम्पोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिर्फ डिस्टिंक्शन का पढ़ना है, किसका डिस्टिंक्शन, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट, सिर्फ अंतर क्या है बस वो पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और लोक अदालत का मीनिंग और एडवांटेज, यही आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है।
क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिमेन पेपर देखते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा है, उसका सॉल्यूशंस पे आता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे कहां से कितना पूछ रहा है, कोई चैप्टर छोड़ना है या सभी चैप्टर पढ़ना है, सभी चीज का आंसर आपको जब मैं स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करूंगा ना तो मिल जाएगा। ठीक है। और जो भी सिलेबस में जो दिया हुआ है, चाहे यूनियन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, चाहे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हो, मैं कोशिश करूंगा हर एक पे एक वीडियो डाल दूंगा कल तक में, एटलीस्ट कल इवनिंग तक में, ताकि आप लोग उससे अच्छा से नोट्स बना के रिवाइज करके एग्जाम लिख सकें। क्लियर है। चलिए स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं बोर्ड ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये स्पेसिमेन पेपर हो गया। यहाँ पर क्या, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन पार्ट 1। पार्ट 1 में जितना भी क्वेश्चन है सारा बनाना है आपको, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड टोटल ऑफ 3 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 2, आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए पार्ट 1 जो है इसका सारा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी पार्ट 2 में टोटल तुमको 3 क्वेश्चंस करना है। पार्ट 2 में कितना क्वेश्चंस करना है, 3। उसमें से एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। सेक्शन सी नहीं है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में तुम्हारा टोटल 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक करना, ठीक है। और सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन में आपको कोई 2 करना है। बस समझा। अभी सेक्शन ए क्या का होगा, सेक्शन ए होगा सिविक्स का। सिविक्स का 2 क्वेश्चन होगा, एक होगा तुम्हारा यूनियन एग्जीक्यूटिव से, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कोर्ट से, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वहां से 2 क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक करना है आपको। और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होगा। अभी आपने पढ़ा ना वापस, एक वर्ल्ड वॉर के ऊपर था, फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, यूनाइटेड नेशन था, फैसिज्म नाजिज्म था। तो वो सारे चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब इस 3 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ कोई 2 करना है। क्लियर। बहुत सारे बच्चे फिर से क्या करते हैं यहाँ पर कि समय रहता है सारा बना देते हैं, कोई फायदा नहीं है। बोर्ड ने बोला है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वही फॉलो कीजिए, उसके अलावा आप कुछ भी करते हो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अगर मान लो आपने पास सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चन है उसमें से आपने क्वेश्चन 1 मान लो, क्वेश्चन 2 मान लो, आपने इसको किया इसको किया, दोनों कर दिया, ठीक है। तो बोर्ड क्या करेगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना सिर्फ उसको कंसिडर करेगा, इसको काट देगा, क्योंकि उसे बोला है सिर्फ एक करना है। ठीक है। उसी तरीके से सेक्शन बी में अगर आपने 3 क्वेश्चन 1 2 3 उसमें से आपने तीनों कर दिया, तो बोर्ड तो सिर्फ 2 चेक करेगा। तो कौन सा 2 चेक करेगा, वो इसको और इसको चेक करेगा, तीसरा वाला काट देगा। इसलिए आप क्या करो, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना 10 मिनट पहले, तो आप पहले डिसाइड करो कि हमको सेक्शन ए में दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा सा आता है, उसको बनाओ। वही चीज सेक्शन बी में कौन 2 ठो आपको ज्यादा अच्छा सा आता है, ज्यादा अच्छा। देखो कुछ आप पढ़ के तो सब जाओगे, ऐसा नहीं कि कोई 2 चैप्टर पढ़ लिए सिविक्स से, एक चैप्टर सिविक्स से, 2 उससे, नहीं, पढ़ना सब पड़ेगा। क्योंकि पार्ट 1 में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज, उसमें तो पूरा आएगा ना, सारा जितना चैप्टर से सारा आएगा। क्लियर है। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सबसे अच्छा सा आता है, उसको टिक कर लो। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा, राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, फिर आप लिखना स्टार्ट करो। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो यहाँ पर एमसीक्यू है, attempt all the questions, ठीक है। क्वेश्चन है, choose the correct answer to the questions from the given option, do not copy the question, write the answers only। अभी देखो एग्जाम में करना क्या, इसको लिखना कैसे। सबसे पहले आप पार्ट 1 लिखना कॉपी में, फिर लिखना क्वेश्चन 1 का 1। द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो 1 करके आप लिख देना इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। या फिर आप चाहो तो ऐसे ए इम्पीचमेंट, ऑप्शन का नंबर भी दे दिया प्लस नाम भी लिख दिया, बस इतना ही लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर 1 का ए इम्पीचमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का टर्म क्या है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। तो कैसे लिखोगे, 2 नंबर करोगे, इसका भी आंसर ए आया, क्या आया, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स जैसा लिखा है ना वैसे लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड है, द डैश इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का लीडर कौन होता है, स्पीकर। तो आंसर जो होगा वहां थर्ड लिखना, उसका बी में करके क्या लिख देना है, स्पीकर। अगर बी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखना हो जाएगा स्पीकर। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू लॉज पास बाय द यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इस पावर को।
तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। बाकी मैंने लिखने का तरीका सिखा दिया आपको। द हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, वो लोग गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर होता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन आइडियोलॉजीज ऑफ ए डिक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following was not a common ideology of the dictators? not a common जो नहीं है, टोटलिटेरियन रूल होगा। टोटलिटेरियन रूल का मतलब क्या होता है कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगा, सिर्फ एक, जैसे मान लो इंडिया में बीजेपी और कोई अपोजिशन पार्टी ना हो, सबको हटा दिया जाए या सबको सस्पेंड कर दिया जाए, इलीगल करार कर दिया जाए, तो उसको टोटलिटेरियन रूल बोलते हैं। डिक्टेटर वही होता है ना, एक आदमी रहेगा बस, वन पार्टी वन लीडर, ये भी उसी का है। फेथ इन कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब होता है कि स्टेट का कंट्रोल में सब कुछ होता है, लेकिन डिक्टेटर्स में क्या होता है, एक आदमी का कंट्रोल में होता है सब कुछ, या एक पार्टी का। कम्युनिज्म मतलब होता है स्टेट का कंट्रोल में होना। स्टेट का कंट्रोल जैसे मान लो झारखंड सरकार का कंट्रोल में, आपको झारखंड के अंदर सब कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपीरियल नेशनलिज्म मतलब अपना देश के लिए प्यार, एग्रेसिव, कुछ भी हो जाए वॉर तुरंत छेड़ देता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस, आंसर होगा 15। कितना जजेस होगा इसमें, 15 जजेस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा जनरल असेंबली। यस, जनरल असेंबली। The Treaty of Versailles mandated Germany to pay a war reparation of dash $33 billion। इतना पैसा उसको बोला गया था देने के लिए, क्योंकि उसके चलते लॉस हुआ था बाकी कंट्रीज को फाइन का फॉर्म में। Which of the following country is not a part of Berlin Rome Tokyo Accords? अब देखो, बर्लिन जो किसका कैपिटल है, जर्मनी का। रोम जो किसका कैपिटल है, इटली का। टोक्यो जो किसका कैपिटल है, जापान का। तो इसमें से कौन नहीं है, फ्रांस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब आता है पार्ट 2 में। अभी जैसे आपको पता है पार्ट 2 में सेक्शन ए होगा जिसमें सिविक्स होगा, इसमें 2 क्वेश्चन होगा, बनाना सिर्फ एक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन यूनियन इन्वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट के ऊपर पूछा है। गिव 2 रीजंस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मेंशन 2 discretionary power of the president, mention any 3 legislative power of the president, any 3 kinds of emergencies that can proclaimed by the president। एक एक करके डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव एनी 2 रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहले बार डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंस क्या है। जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उस पर कौन पार्टिसिपेट करता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी आपका 18 ईयर से ऊपर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वो लोग सारे वोटिंग करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हमारा जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, ये सब आपका डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, डायरेक्टली थ्रू द पीपल वो लोग इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, जो वोटिंग कर रहा है। अभी ये लोग किसको इलेक्ट करते हैं, एमपीज को इलेक्ट करते हैं, एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। अभी ये लोग जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही लोग, ये तो हम लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के नहीं किए, हम लोग इलेक्ट किए एमपी एमएलए को, और वो लोग इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्टली हमारे थ्रू नहीं गए हैं वो, हमने जिन्हें इलेक्ट किया है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि एमएलएज है, एमपीज है, वो जाके प्रेसिडेंट को वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि अगर प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, तो दोनों पब्लिक के द्वारा इलेक्ट हो क्या है, तो दोनों एक राइवल सेंटर बन जाएंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट बोलेगा कि मैं साइन नहीं करने वाला हूं आपके बिल, क्योंकि हमको भी पब्लिक इलेक्ट करके आया है, हम अपने हिसाब से करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे नहीं, हम भी अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला रीजन। सेकंड, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अगेंस्ट हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बनाएगा पॉलिसीज, उसको पार्लियामेंट से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन मार देगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि प्रेसिडेंट, देखो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको कौन पार्टिसिपेट करता है, एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का, प्लस एमएलएस पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपका सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर का भी उनको मानना है बात, और स्टेट का भी बात उनको मानना है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया कि तीसरा कारण ये है कि एक पर्सन के लिए इतना बड़ा इलेक्शन पूरा कंट्री में कराना, 130
बिलियन मतलब करोड़ पीपल के लिए इलेक्शन करना पॉसिबल है, लेकिन पैसा मनी बहुत सारा लॉस होगा एक पर्सन के लिए। तो ये पैसा भी बचाता है, मनी भी बचाता है, प्लस टाइम भी बचाता है, और अनवांटेड आपका जो करप्शन हो रहा है या मैल प्रैक्टिस होता है उसको अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये 3 मैंने बताया, उसमें से आप कोई 2 लिख लेना। मेंशन टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले बात होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब होता है वो पावर्स जो प्रेसिडेंट को अलग से मिले हैं। ठीक है, वो अपना उसमें चला सकता है, उसमें कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स का कंट्रोल नहीं है, वो अपने से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर में पहला चीज ये आता है कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से गया, ठीक है, कौन सा बिल? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल नहीं, मनी बिल में कंपलसरी उनको साइन करना। ऑर्डिनरी बिल उनके पास गया तो वो या तो उसको साइन कर सकते हैं या तो उसको वापस भेज सकते हैं। तो उनका डिस्क्रिशन पे है, उनके ऊपर है वो क्या करना चाहेंगे। क्लियर? सेकेंड चीज, प्लस उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो जब जो अपने पास रख सकते हैं उस बिल को, और इनडेफिनिट टाइम के लिए रख सकते हैं, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। सेकंड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन क्लियरली नहीं मिला है लोकसभा में, बोले मतलब ये है कि जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 50% प्लस 1 सीट चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। ठीक है, अगर दोनों को नहीं मिला, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, कोई भी पार्टी जो इतना प्रेजेंटेशन लेके आए तो हम उसको सरकार बनाने का परमिशन देंगे। अब वो कैसे होगा? बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर बना दे पार्टी। क्लियर हो गया? तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं पाता है तो कोलिजन गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपने से एक लीडर को इनवाइट करेंगे और उनको बोलेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर उनके ओपिनियन में, इनके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट को ओपिनियन में लगा कि नहीं ये सरकार बना सकता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड में। अभी प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। लेकिन ये एडवाइस उन पे बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है उनके ऊपर कि वो आपको उसको करना ही करना है। ठीक है, तो इट इज द power to dissolve the Lok Sabha on advice of Council of Ministers is not binding on the President. ठीक है। Third, the President enjoy the right to seek information through Prime Minister regarding administration of affairs in the Union. बोलने का मतलब क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुला के बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो मांग सकते हैं अपने ऊपर, वो आके उनको बोल सकते हैं कि आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। बाकलेट। और एक था, आपको पता है ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो अगर कोई बिल पास कराता है और वो सेंटर को भेजता है, ठीक है, तो गवर्नर को भेजता है, तो गवर्नर क्या करेगा ना, उसको प्रेसिडेंट को भेज देगा। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है, चाहे तो उसको साइन करे या फिर रखे रहे या फिर वापस भेज दे। ठीक है, तो ये भी उसका डिस्क्रिशनरी पावर में आएगा। आगे आते हैं, नेम द 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग पावर क्या है कि बिना प्रेसिडेंट का सिग्नेचर से आपका लॉ बनेगा ही नहीं, तो ही सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। दूसरा, वो जो होता है हाउस को समन करते हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को। समन मतलब स्टार्ट, पहला सेशन जो होता है, और प्रोरोग भी करते हैं मतलब बंद भी करते हैं। ठीक है, वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को और फ्रेश इलेक्शन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। जब पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा राज्यसभा जब एक साथ मिलते हैं, तो उसको भी एड्रेस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। क्लियर? फिर नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं वो राज्यसभा में, और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। अब ये 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट करते हैं वो हट चुका है नया अमेंडमेंट के थ्रू, बट स्टिल आपके बुक में है तो शायद लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस इश्यू किया जा सकता है। अगर मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, छुट्टी में है पार्लियामेंट, उस समय कोई इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना है, कुछ लॉ लाना है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इश्यू करता है, जो कि टेम्पररी होता है। जैसे लोकसभा या राज्यसभा मीटिंग में आता है तो उसको डिस्कस करके उसको लॉ बनाया जाता है या तो कैंसिल किया जाता है। क्लियर? नेम द 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज। आपको ये पता है 3 तरह के इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? नेम द 3 काइंड, बस नाम पूछा था तो आपको ये 3 नाम लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है।
तो सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जजेस टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है तो इसमें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ठीक है, पहला क्वालिफिकेशन तो सबको पता है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आप लिख सकते हो। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अब जो सेकंड क्वालिफिकेशन और करके आता है, ठीक है, मतलब या तो वो ये होना, जैसे पहला चीज क्या है, उनको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 साल तक कंटिन्यूअसली उनको काम करना होगा एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर मान लो वो नहीं है तो क्या और क्या चाहिए? उनको हाई कोर्ट का एडवोकेट होना होगा कम से कम 10 साल के लिए। चलो वो भी नहीं है, और क्या हो सकता है? ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से कोई आप लिख दीजिएगा। वो अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? वो जो होते हैं ना, वो 65 ईयर्स तक काम करते रहते हैं, उनका कोई 5 साल 6 साल का टर्न्योर नहीं होता है। 65 ईयर इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, तब तक वो काम करते हैं, तो 65 ईयर्स आप लिखोगे। Mention 3 cases that come to the original jurisdiction of Supreme। Original jurisdiction क्या होता है? वो केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ठीक है, मतलब उस केसेस का उतना पोटेंशियल है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो। तो ऐसा कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन है? कोई भी 3 पूछा है। आप पहला जुरिस्डिक्शन ये लिख सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई चीज है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन का रिक्वायरमेंट है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर और स्टेट आपस में लड़ रहा है तो डिस्प्यूट जा सकता है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो आप जा सकते हो। ठीक है, ये 3 केसेस आपके ऊपर। अब इस पे आप थोड़ा सा 2-2 लाइन का लिख देना। नेक्स्ट, व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, कुछ भी चीज, केस का हियरिंग चल रहा है या कोई डिसीजन आया है, कुछ भी चीज, उसको सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस का हवाला देके बोल सके कि देखो इससे पहले भी एक केस आया था, उसमें ये चीज हुआ था, सेम केस आया था, उसमें ये डिसीजन लिया गया था, तो इसमें भी यही डिसीजन लिया जाएगा। या फिर दूसरा, अगर जो वकील लोग हैं वो भी जाके बोल सकते हैं कि सर इससे पहले जो आपने डिसीजन दिया था इस केस पे, तो वही चीज आप यहाँ भी लागू किया जा सकता है। पिछला केस में ये चीज हुआ था, इस केस में यही सब चीज है, तो उसमें पनिशमेंट भी सेम होना चाहिए, या पनिशमेंट उसको नहीं मिला था तो यहाँ भी नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने से फायदा क्या होता है कि अगर मान लो पास्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जिसको बाद में फ्यूचर में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, इसको जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। वह क्लियर है? तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोई एक बनाना है, दोनों बना के मत आ जाना एग्जाम में, नहीं तो आंसर तो सिर्फ एक का ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी। अभी सेक्शन बी में क्या बोला गया था? 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन, बट यू हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस। अब आप डिसाइड करो आपको 2 क्वेश्चन क्या करना है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो 2 अलायंसेस क्या है? एक तुम्हारा हो जाएगा ट्रिपल एंटिटी हो जाएगा, एक ट्रिपल एंटिटी, जिसका और एक नाम क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइज। ठीक है, और एक पावर क्या था? ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस, जिसको और एक पावर क्या बोलते हैं? सेंट्रल पावर। तो एक ही चीज का 2 नाम है, आपका मर्जी आपको जो लिखना है। ठीक है, ट्रिपल एंटिटीज में जो कंट्रीज है वो सब कंट्रीज कौन कौन आते हैं इस पे? इसमें फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है ना? इसमें आपका फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड आ जाएगा। और जो ट्रिपल अलायंस है उसमें कौन कौन कंट्री है? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। क्लियर? नेक्स्ट है, नेम द 2 कंट्रीज विच कम अंडर डिक्टेटरशिप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2 कंट्रीज कौन था? एक तो आपको इटली आ गया था और दूसरा कौन आ गया था? जर्मनी आ गया था। ये 2 कंट्रीज है जो आपको वर्ल्ड वॉर के बाद आ गया था अंडर डिक्टेटरशिप। एक्सप्लेन द साराजेवो क्राइसिस। इसमें हुआ क्या था कि जो ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक था वो पहुंच गया था आपका बोस्निया का कैपिटल सराजेवो में। किस दिन? जून 28, 1914। वहां पर ना एक सर्बियन इसका मर्डर कर देता है, तो ऑस्ट्रिया बोलता है कि सर्बिया गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि आपने मारा है उसको, आपने जानबूझ के मारा है उसको, तो एक अल्टीमेटम देता है। ठीक है, सर्बिया बोलता है कि रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे इस अल्टीमेटम को।
तो इस पे जो है वो क्यों फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सर्बिया के पीछे रशिया का सपोर्ट रहता है। रशिया बोलता है देख लेंगे क्या करेगा वो, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है। किस दिन? जुलाई 28, 1940। ना आपको पता ऑस्ट्रिया डिक्लेयर करेगा वॉर, तो उसके पीछे पीछे उसके जितने भी अलाई कंट्रीज है सारे आ जाएंगे वॉर में। और इधर आपका सर्बिया के सपोर्ट में कौन कौन था? रशिया था। अब रशिया के सपोर्ट में इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब आ जाएंगे और फिर आपका वॉर शुरू हो जाता है। यही होता है आपका सराजेवो क्राइसिस। मेंशन एनी 3 ways in which ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बेनिफिटेड फ्रांस। अभी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था वो जर्मनी का हालत खराब कर दिया था, क्योंकि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल पाया गया था वॉर में, और सारा चीज जितना भी खर्चा हुआ बाकी कंट्रीज का वॉर लड़ने में, सारा पैसा सारा रिसोर्सेस जर्मनी से लिया गया। तो फ्रांस तो जीत गया, क्योंकि फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड जो वो ट्रिपल एंटिटी अलाइज का पार्ट था, वो लोग जीत गया। तो इससे फ्रांस को क्या फायदा हुआ? आपको क्वेश्चन में अब लिखना कितना है? सिर्फ 3। आप देख रहे हो पैटर्न है 2 2 3 3 पूछा है, कहीं भी 4 या 4 से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो कुछ भी चीज याद करो तो या तो 3 याद करो या तो 4 याद करो, उससे ज्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रांस को 2 कंट्रीज मिला, जिसमें आपका एल्सेकी एंड लोरेनी वाला एरिया उसको मिला, ALSAC, एल्सेकी एंड लोरेनी, LORRAINE। दूसरा उसको सार वैली मिला, जो कि फेमस कोल माइंस था, 15 इयर्स का लीज में उसको दिया गया जर्मनी से। उसके बाद टोगोलैंड और कैमरून का जो एरिया था वो भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच डिवाइड हुआ, तो वहां से भी फ्रांस के कुछ टेरिटरीज उसको मिला। उसके बाद जो राइन वैली का जो एरिया है जो कि फ्रांस को टच करता है, वो उसको डीमिलिटराइज किया गया। उससे क्या हुआ कि वहां से आर्मीज को हटाया गया, उससे फ्रांस को सिक्योरिटी मिला कि हम आर्मी नहीं है तो आराम से वहां काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें से आप कोई भी 3 लिख देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। अब ये फोटो किसका? पहले बात, ये फोटो देख आपको पहचानना पड़ेगा। ये फोटो हो गया आपका यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स? आप सीधा लिख देगा यूनाइटेड नेशन वापस। नेम 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2 ऑब्जेक्टिव बताना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें से आपको कोई सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव बनाना है। पहला तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लिख देना, या तो डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द नेशंस लिख देना, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर लिख देना, या फिर टू बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। आप ये लिख सकते हो। इसमें से कुछ भी चीज वो फॉलो करता नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ना, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, क्या किया उसने? कुछ नहीं कर रहा है। मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। आपको वहां पास याद है सिलेबस में क्या लिखा होता है? सिर्फ फंक्शंस याद करना। 4 पूछा, सिर्फ 3 है। पहला फंक्शन कुछ भी लिखो, कोई भी 3 लिख लो। टू डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लिख सकते हो। टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, हेल्थ फील्ड्स लिख सकते हो। फिर टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज लिख सकते हो। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग नेशंस लिख सकते हो। टू कंसिडर एंड अप्रूव बजट ऑफ यूएनओ एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लिख सकते हो। टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल एट रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल लिख सकते हो। है ना? इसमें से कोई भी 3 आपको लिखना है। आप वीडियो वापस से सुन के लिख सकते हो। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें क्या क्या मेंबर्स? आपको पता है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट मेंबर्स, एक होता है आपका नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना। परमानेंट मेंबर्स, एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, पर टोटल कितना होता है? 15। 15 में से परमानेंट होते हैं 5। सबको वो नाम पता है, क्या है? यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना। और नॉन परमानेंट मेंबर्स में कितने होते हैं? 10। अब ये जो 10 होते हैं, ये 10 हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करता है। बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉम्पोजिशन। बस इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने का जरूरत है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अभी आ गया आपका ऑर्गन्स ऑफ यूएन पे। पहला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? अभी आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा है, सबको पता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फिर यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पूछा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वहां से आप नाम लिख सकते हो। गिव टू फंक्शन WHO। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का काम क्या है? हेल्थ रिलेटेड काम करना, ठीक है। तो इसका फंक्शंस में क्या आएगा? सबसे पहला फंक्शन हम लिख सकते हो, टू प्रोवाइड health systems by building infrastructure, manpower, health institutions and service to families and communities. Research promote करता है, to promote research required to develop appropriate technologies relating to health, nutrition, child care.
प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेट, वेस्ट डिस्पोजल, ये हो गया। या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरा वर्ल्ड में चलाता है ना, वैक्सीनेशन कराता है ना ये अलग अलग बीमारी के लिए, ठीक है। तो इसमें से आप लिख सकते हो। फिर व्हाट इज यू मीन बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ क्या था कि जब वॉर खत्म हो चुका था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो बड़े बड़े कंट्रीज थे वो छोटे छोटे कंट्रीज पे अपना पावर लगा रहे थे। पावर इन द सेंस बोलते थे तुमको हम पैसा देंगे, अब तुम्हारा कंट्रीज डेवलप करेंगे, और उस धीरे धीरे उस पूरा कंट्री को कंट्रोल कर लेते, जो कि चाइना कर रहा है। अब देखना छोटा छोटा अफ्रीकन कंट्रीज वो कंट्रोल करते हुए चल रहा है, पैसा दे देता है, उधार आ जाता है बहुत ज्यादा, फिर उसको एक्वायर कर लेते हैं, जमीन एक्वायर करने लगता है या लीज पे लेने लगता है। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम या तो आप दो राइवल ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर के समय, एक था यूएसए का, एक था रशिया का, ठीक है। तो ना हम यूएसए की तरफ है और ना रशिया की तरफ है, हम लोग अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लेके चले, हम लोग दोनों किसी तरफ भी अलाइंड नहीं, किसी की तरफ जा नहीं रहे, अपना कंट्री देख रहे हैं बस। तो नॉन अलाइनमेंट का आपको क्या पूछा है? मीनिंग। उसका मतलब होता है आपको द मूवमेंट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज और द थर्ड वर्ल्ड, न्यूली इंडिपेंडेंट जो कि तुरंत इंडिपेंडेंट हुआ था, which aim at maintaining their independent status on international issues। इंडिपेंडेंट रहना है, ना रशिया की तरफ ना अमेरिका की तरफ। नेम टू फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अभी देखो 3 फाउंडर्स आपको वहां पर लिखा हुआ था, आप चाहो तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख सकते हो, या नसीर का लिख सकते हो, या जोसेफ ब्रोज टीटो का नाम लिख सकते हो। नेम 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के मेनली क्या ऑब्जेक्टिव्स था? पहला लिखना, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट शुड अवॉइड अलाइनमेंट टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज दे आर मिलिटरी वीक। आप किसी भी कंट्रीज का पार्ट मत बनो, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो आप पे भी वॉर होगा, आपके पास वैसे ही पैसा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, द न्यूली इमर्ज स्टेट डू नॉट लाइक टू बी इन्वॉल्व इन फॉरेन वॉर इन विच दे हैव नो इंटरेस्ट। तो जहां तुमको खाना कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, वॉर में जाके कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तीसरा, colonialism and imperialism have encouraged the spirit of exploitation, so every attempt to be made by non-aligned countries to end colonialism and imperialism। मतलब तीसरा पॉइंट क्या है? एंड करो colonialism and imperialism को। फोर्थ, अपने आप को पावर ब्लॉक से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स, मेनली रशिया और अमेरिका का बात कर रहा है। और क्या लिख सकते हो? आपको फुल फेथ इन कॉपरेशन एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस पे, और अवॉइड वॉर्स, ये हो जाएगा। 6 क्या हो सकता है? फेथ इन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, 3 आपका काम हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या पूछ रहा है। खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका स्पेसिमेन पेपर, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो सिलेबस है उसी पे वो स्टिक कर रहा है, उससे बाहर वो नहीं पढ़ जा रहा है। तो आपको भी सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और परसों एग्जाम है तो अच्छे से पढ़िए, एक भी समय आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक एक मार्क्स मैटर करता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।